बाबा तो व्यक्त हुए और प्रकाश मणि दादी आ गई और हमें उनसे बहुत समीपता हुई, क्योंकि दादी एक तो बहुत स्वीट थी और हम बहुत छोटे ही थे, समझो 19 साल के होंगे। तो बड़ा प्यार की दृष्टि, बहुत ही मुस्कुराते हुए हमारे पास आना तो हमारे अंदर का डर निकाल दिया था। जैसे बड़ों से डरते हैं ना छोटे, तो किचन में हमारी ड्यूटी लगी 1969 अप्रैल में। म्यूजियम की ओपनिंग हुई, अव्यक्त बाबा वहां आए तो पार्टियां बहुत आ गई थी, तो बहुत माना 60-70 आ गए। तो हमारी ड्यूटी लग गई किचन में माताओं को मदद करने के लिए। तो बस वहीं हमें योगी भव का वरदान मिला दोबारा, और किचन में हमारा आना और हमारा योग का चार्ट बहुत बढ़ जाना। और दादी का कमरा बिल्कुल नेक्स्ट था किचन से। आप सबको ख्याल हो, अभी तो वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है, उससे जब दूषित बाहर की तरफ को चलेंगे, पहला ही रूम है जहाँ पीछे रास्ता बना दिया गया था इधर से उधर जाने का, शांति स्तंभ की ओर जाने का। तो वो पूरा रूम ही था, रास्ता नहीं था। 8 बहनें वहां रहती थी, उसमें ही दादी भी रहती थी, उसमें ही भोली दादी भी रहती थी। तो दादी चाय पीने भी वहीं आती थी, जहाँ ये टेलीफोन एक्सचेंज है वहीं चाय रखी जाती थी, वहीं भोजन बांटा जाता था। तो वो एक पब्लिक प्लेस था और दादी वहीं चाय पीने आती थी। कुर्सी आदि तो होती नहीं थी, एक भी कुर्सी नहीं थी। वहीं मूढ़े, छोटे छोटे जो मूढ़े होते थे, पीढ़े कहते थे, छोटी छोटी खाट जैसी चार चार पाए, उसमें उस पे बैठ के वहीं चाय पीती थी। तो हम लोगों के पास किचन में मैं समझता हूँ शुरू में 5 बार दादी आती थी और हमें सिखाती थी, क्योंकि हमको तो खाना बनाना आता नहीं था। तो धीरे धीरे हमें सिखाने लगी, हर चीज टेस्ट करती थी आकर। उस टाइम जरूर आती थी जब दोपहर और शाम को भोजन बन गया हो, और भोजन को चखती थी, बताती थी इसमें नमक कम है या और कुछ कम रह गया है। बहुत ही अच्छी, मतलब व्यवहारिक तौर पर दादी को हम कहेंगे फर्स्ट क्लास। हम तो गलती कर दे रहते थे, कभी कोई चीज जला दी, बनाना कुछ आता नहीं था। दादी बहुत ही प्यार से हमें सिखाती थी। जल इसलिए जाता था, मैं अकेला ही होता था और सब चीजें बनानी होती थी, लकड़ियों पर काम होता था, तोली बनानी होती थी और चाय बनानी होती थी। तो दादी डांटती नहीं थी, लेकिन दादी प्यार से उसको कैसे ठीक करो ये सिखा देती थी, क्या क्या उसमें मिलाओ। तो हम ये भी खूब सीख गए थे, कोई चीज जल जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। बाकी दादी मुरली जब सुनाती थी वो टाइम मेरे लिए बहुत ही आकर्षण का होता था। और मैं पहले तो, क्योंकि स्पीकर आदि नहीं होते थे चारों ओर लगे हुए, किचन में भी कोई स्पीकर नहीं होता था। अगर हमारी मुरली मिस हुई तो वो मिस ही होगी, क्योंकि मुरली बाद में नहीं मिलती थी, मुरली तो काफी पीछे चलती थी, तो मिस होनी थी। तो हम कोशिश करते थे कि मुरली हमारी छूटे नहीं, इस ढंग से काम हम करते थे। आधी मुरली तो जरूर सुनने पहुंच जाए। दूर तो जाना नहीं था, पहले तो वहीं था अपना हिस्ट्री हॉल में। तो मुरली में बहुत ज्यादा रस भरती थी दादी। तब तो हमें ये पता नहीं होता था कि वाइब्रेशंस फैलते हैं, पर अब हमें बुद्धि में समझ में आता है कि दादी की अपनी स्थिति के वाइब्रेशंस इतने सुंदर थे कि वो मुरली के द्वारा फैलते रहते थे उनकी वाचा से, और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता था। तो मैं तो 28 साल पांडव वन में रहा ज्ञान सरोवर आने से पहले, और मुरली का बहुत ज्यादा रस मैंने लिया दादी के द्वारा। दादी संगठन को बहुत अच्छा करती। दादी की एक बात ये थी कि हम सब मधुबन निवासियों की क्लास होती रहती थी दादी के साथ, समझ ले 20 दिन में एक बार तो होती थी। दादी हमेशा ये पूछती थी कि सब संतुष्ट हैं, दादी से संतुष्ट हैं, ये पूछा करती थी।
चाट भी लेती थी और मैं ये देखता था कि दादी का ये एक संकल्प है कि सारे यज्ञ निवासी संतुष्ट रहे, किसी को भी किसी छोटी मोटी चीज की कमी ना हो। ऐसे नहीं किसी को कमी पड़ रही है, किसी को दवाई चाहिए और दवाई नहीं मिल रही और उसके संकल्प चल रहे हैं, उसको परेशानी हो रही है, उसको घर याद आ रहा है। दादी बोलती थी कि किसी भी कारण से घर याद नहीं आना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो दादी के पास आकर बताओ। तो बहुत ही व्यवहारिक, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ परिवार है। दादी कहा करती थी कि मैं परिवार की हेड हूँ, आप मुझे वैसे हेड समझते हो पर मैं अपने को समझती हूँ मैं परिवार की बड़ी हूँ, इसलिए मुझे बड़े दिल से रहना है और सबको संतुष्ट करना है। तो दादी जी से हम भी ये सीखते थे। बहुत केयरिंग नेचर थी, मदरली थी, प्यार बहुत था, सब कुछ अच्छा सिखाती थी। तो इस तरह दादी के साथ रहने को तो बड़ी समीपता के साथ बहुत अच्छा मौका मिला और भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर दादी ने दिए। दादी मुझे तो विशेष रूप से प्यार करती थी और प्यार तो खैर सबको ही करते हैं, पर उनके मन में मेरे लिए बहुत सम्मान की भावना भी थी। और जहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो मुझे वो बुलाती थी कि ये करना है। ज्ञान सरोवर बना तो कोई जा नहीं रहा था, वहां जाता इसलिए नहीं था, दूर था, किसी के पास साइकिल भी नहीं होती थी, कैसे जाएं। और धूल लक्कड़ सब वहां, बुरा हाल, पानी भी नहीं पीने को, तो क्या करें। तो फिर एक दिन दादी ने ऐसे मुझे कहा तुम जाओगे, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था प्रोग्राम्स में, तो मैं तो सदा हाँ ही करता था, दादी को कभी ना नहीं किया। तो बहुत अच्छा रहा, गया मैं। फिर साइकिल दी किसी ने, फिर एक पुरानी बाइक दी और धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर तो वंशरोध बन गया, आप सब जानते हैं। दादी बहुत ही अपनापन रखती थी, बहुत अच्छे अवसर देती थी, दूसरे की योग्यताओं को सम्मान बहुत देती थी। ये मैं एक चीज देखता था, मुझे याद रहता है एक बार की बात। तो 72 में देखो उनके शब्दों में कैसे वरदान रहते हैं। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हमें यज्ञ सेवा में हाजिरी करनी चाहिए। ये हमने सीखा था, भोली दादी से भी सीखा था और बाबा के महावाक्यों से भी सीखा था कि हमें हाँ ही करना चाहिए सदैव। तो ऐसे ही 72 की बात है, जब विदेशी भाई बहने हमारे पास आने लगे तो पहला ये ग्रुप आया 3 लोगों का लंदन का, ये सब क्रिश्चियन बैकग्राउंड के थे। अभी इंग्लिश आदि तो आती, उन्हें इंग्लिश आती थी, और तीसरा मैं जिससे कम इंग्लिश आती थी। तो दादी ने मुझे कहा, मुरली तब तो कोई साधन नहीं होते थे में 72 में, तो मुझे ऐसे ही बुलाया और कहा ये जो 3 अंग्रेज आए हैं इन्हें मुरली के बाद मुरली रिपीट करा देना। तो मेरी आदत थी हाँ जी कहना, तो मैंने फिर तैयारी की उस तरह से। मुरली जब लिख लेता था उसकी 15-20 पॉइंट, और उसको जितनी मुझे इंग्लिश आती तो थी पर भूल गए थे क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए 4 साल हो गए थे और उसके बाद कोई किताब उठा के नहीं देखी, उधर रुचि नहीं रही, किसी अंग्रेजी में बात करने का नहीं रहा था। तो लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि कैसे बड़ों को हाँ करने से वरदान मिलते हैं। तो मैंने इंग्लिश में उन 3 विदेशियों को मुरली की वो जो पॉइंट्स में लिखी थी वो बतानी शुरू की, और परिणाम ये हुआ कि मेरा जो इंग्लिश का ज्ञान था जो छुप गया था, मर्ज हो गया, वो जैसे ओपन हो गया, इमर्ज। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर म्यूजियम में भी बहुत विदेशी आते थे, 10 तो रोज आते ही थे उन दिनों में, तो मौका मिलता था उनको सारा म्यूजियम इंग्लिश में समझाने का। फिर धीरे धीरे उनके प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आने लगे, क्योंकि सबके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते, सबकी भाषा विदेशों में भी अंग्रेजी तो है नहीं, अलग अलग भाषाएं हैं। तो बहुत अच्छा मिलन, बहुत अच्छा प्यार दादी से रहा। दादी बहुत निरंकारी थी, दादी हमेशा चाहती थी कि पूरे परिवार से मिले जुले। मैं उन्हें देखता था आखिरी साल में
6 मास तो काफी तबीयत खराब रही, लेकिन उससे पहले मुन्नी आदि दादी को एकदम अंदर ले जाती थी, किससे मिलने नहीं देती थी। तो दादी क्या करती थी, मुन्नी को कहती थी, मुन्नी दादी को धूप में बैठना है, 2 कुर्सी रख दो यहाँ। तो ये प्लास्टिक की कुर्सी बाहर रख दी जाती दादी कॉटेज के, और बाहर बैठ जाती दादी। और दादी का लक्ष्य होता था कि जो लोग मिलना चाहते हैं वो आ जाएं। तो लोग दूर दूर खड़े होते थे हिचके हुए, तो दादी धीरे से बुलाती थी, आओ आओ आओ। तो दादी को बड़ा मजा आता था। दादी अपने परिवार से मिलने में बहुत ज्यादा रुचि रखती थी। उन्हें प्यार देना, अपनापन देना बहुत ज्यादा। आए हैं तो ये दादी से मिलके जाएं, ऐसी भावना रहती थी, ऐसी फीलिंग देना। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। और सदा ही मुस्कुराते रहती थी। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में, बड़े यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेशन में उतार चढ़ाव कई चीजें आती हैं, मनुष्य की खुशी को भी छीनने वाली चीजें आती हैं। लेकिन दादी बहुत बहुत ज्यादा हर्षित, स्थिति को अचल रखते हुए हमेशा आगे बढ़ती थी। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।